अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं होम्योस्टेसिस को, जो कि एक न्यू एडिशन है आपके एमडीकैट के सिलेबस के अंदर। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना आसान इस चैप्टर को बना सकूं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके, और साथ साथ हम इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और आपको मिलेगा इस चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज का टेस्ट, ताकि आप ये क्लास लेते जाओ और एमसीक्यूज को सॉल्व करते जाओ। तब जब ये वीडियो आप पूरी देख लोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है बेटा। तो हर टॉपिक के अंदर मैंने कुछ ना कुछ एमसीक्यूज रखा है, और जो मेन टॉपिक के एमसीक्यूज के टेस्ट भी डाले हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, आपकी बॉडी में इतने सारे सिस्टम है जो काम कर रहे हैं, और उन तमाम सिस्टम को एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो कि चेंज ना हो सके, और अगर चेंज हो रहा है तो उसको फौरन से रीस्टोर किया जा सके। तो हमारी बॉडी में इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने के लिए कुछ सेट्स ऑफ मैकेनिज्म है, सेट्स ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो कि आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। उन तमाम सेट्स ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, जो कि बॉडी के एनवायरनमेंट को सेट पॉइंट के अराउंड कांस्टेंट रखता है। सेट पॉइंट कहते हैं वो आइडियल लिमिट जो कि हमारी बॉडी जो है मैनेज करना चाहती है। मिसाल के तौर पे बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर का सेट पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से शुगर लेवल होना चाहिए 90 mg पर डेसीलीटर, तो ये जो है शुगर का सेट पॉइंट है। सही है। अच्छा, आई एम नॉट सेइंग ये रेंज है, ये नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं, आई एम जस्ट सेइंग सेट पॉइंट क्या है, आइडियल लिमिट क्या है। अच्छा जी, तो बेटा जो मेन एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस के, उनमें आपके पास ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सीलेशन है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक्सीलेशन की। तो बेटा एक्सीलेशन किसको कहते हैं? आपकी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है, जो भी खासतौर पर मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल बन रहा है, उन सबको बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सीलेशन। वैसे तो हर चीज जो अनवांटेड सब्सटेंस बॉडी से रिमूव हो रही है उन सबको एक्सीलेशन बोलेंगे। मिसाल के तौर पे आप ब्रीद इन कर रहे हो, हवा अंदर आ रही है, हवा अंदर आने के बाद जो है आपकी बॉडी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रही है, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से आपकी बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में शामिल हो रहा है और आप ब्रीद आउट कर रहे हो, तो ये भी एक्सक्रीशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी रिमूव आउट कर रही है। एंड इसी तरीके से भाई आपने जो खाना खाया, खाना खाने के बाद जो फूड एब्जॉर्बेबल था वो एब्जॉर्ब हो गया डाइजेस्ट होने के बाद, और फिर जो एब्जॉर्बेबल नहीं था, डाइजेस्ट भी नहीं हो पाया, वो बॉडी से रिमूव आउट हो गया, ये भी एक्सक्रीशन है। इसी तरीके से आपकी बॉडी जो मेन एक्सक्रीशन है, आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं या कोई बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल है या अनवांटेड है, खासतौर पर नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट। तो उनको हमारी बॉडी पूरी हमारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से इकट्ठे करके उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है यूरिन के जरिए से, विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज यूरिनरी सिस्टम। तो इसको भी ये हमारे पास मेन एक्सक्रीशन होती है। सही है। इससे होम्योस्टेसिस कैसे रेगुलेट हो रहा है? ऑब्वियसली बॉडी में वेस्ट मटेरियल को कम करना भी होम्योस्टेसिस का पार्ट है। इन सब के अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो सिर्फ वेस्ट मटेरियल को रिमूव नहीं कर रहा, बल्कि हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट कर रहा है। ऑस्मोटिक, जब आप पानी ज्यादा पियोगे तो यूरिन ज्यादा आएगा। क्यों? पानी ज्यादा पी लिया तो भाई बॉडी में वाटर का लेवल ज्यादा हो गया, तो यूरिनेशन होती है ताकि एक्सेस वाटर बॉडी में ना रह सके और ऑस्मोटिक प्रेशर ना बढ़ सके बॉडी का। इसी तरह से वाटर और इनऑर्गेनिक आइंस के बैलेंस को जो है रेगुलेट करती है, क्योंकि यूरिन में से कुछ आइंस भी मौजूद होते हैं, और वाटर के जब आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा है, सही है, तो यूरिन ज़्यादा आ रहा है। जब आपको डिहाइड्रेशन हो रही है तो यूरिन कम आ रहा है। तो इस तरीके से, इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस करते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले बेटा हम सिस्टम को या कोई आगे कोई टॉपिक पढ़े, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। सही है बेटा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट खासतौर पर नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट होता है बेटा, क्योंकि ऐसे कंपाउंड, ऐसे मटेरियल जिनमें नाइट्रोजन होता है, उनको जब हमारी बॉडी मेटाबोलाइज करती है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सही है। तो इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हम पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं एक्सक्रीटरी, लेकिन मेनली ये सारे होते हैं। तो बेटा याद रखना कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो डिफरेंट होती है। सही है। हर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर यूरिया मेन कंपोनेंट होता है, यूरिया पास होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में, किसी में यूरिक एसिड होता है, किसी में अमोनिया होता है। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर जो एक्सक्रीशन होती है, उसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेनली क्या होना चाहिए, ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ फूड, वो किस तरह का खाना खाता है। सही है। जैसे कि हर्बीवोरस एनिमल जो है वो जो है ऑब्वियसली प्लांट को खाता है, उसका प्रोटीन इंटेक कम होता है, तो उसकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिया की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस एनिमल, जो कि एनिमल्स को खाता है और उसमें उसका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर यूरिया की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑब्वियसली बेटा वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे मिसाल के तौर पे भाई अगर अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करना है, अब अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करना है बेटा, तो याद रखना उसको, अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, क्योंकि भाई पानी में हम डिजोल्व करते हैं अमोनिया को, वो डाइल्यूट हो जाता है, तो उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो भाई अगर 1 ग्राम अमोनिया को अगर सॉरी 1 ग्राम नाइट्रोजन को अगर अमोनिया की फॉर्म में रिमूव करना है, तो उसको कम से कम 500 ml वाटर के अंदर डाइल्यूट करना पड़ेगा। 500 ml वाटर चाहिए सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया को।
इसी तरह से अगर आपके पास 1 ग्राम यूरिया है, उसको बॉडी से रिमूव करना है, तो उसके अंदर 50 ml वाटर चाहिए, तो क्योंकि यूरिया की टॉक्सिसिटी थोड़ी सी कम होती है। और इसी तरह से यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी सबसे कम होती है, 1 ml डाइल्यूशन भी काफ़ी है। सही है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर और तीसरी चीज़ है एनिमल्स हैबिटेट। एनिमल हैबिटेट, अब और एनिमल जहाँ रहता है, मिसाल के तौर पे भाई अमोनिया को एक्सक्रीट करना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि भाई अमोनिया जो है सॉल्युबल गैस फॉर्म में होती है, सॉल्युबल होता है, आसानी से डिफ्यूज आउट हो जाती है बॉडी में। लेकिन उसका मसला ये है कि उसको एक्सक्रीट करने के लिए उसको पहले बॉडी के अंदर अच्छा खासा पानी में डिजोल्व करना पड़ेगा, ताकि बॉडी के आसपास के, क्योंकि अमोनिया जिन टिश्यूज के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा उसको तो नुकसान पहुंचाएगा ना, तो उससे बचाने के लिए उसको वाटर में डाइल्यूट करना पड़ता है। तो अब ये चीज़ जो है एक टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। वो एनिमल जो कि पानी में रह रहा है वो आसानी से अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करेगा, पानी में भी कहाँ, फ्रेश वाटर में जो है। और उसमें से भी जो मैरीन वाटर में रह रहा है उसके पास पानी बहुत सारा है, लेकिन वो अमोनिया को मोस्टली एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकता, वो यूरिया की तरफ जाता है। समझ आ रही है बस। तो भाई एनिमल का हैबिटेट बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं कि भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बॉडी के अंदर। इसी तरीके से अच्छा, हमारी बॉडी में मेन प्रोडक्ट जो है वाटर के अलावा एक्सक्रीशन में यूरिया होता है। हमारी बॉडी में थोड़ा कुछ क्वांटिटी में अमोनिया भी होता है यूरिन में, और कुछ क्वांटिटी में यूरिक एसिड भी होता है। अच्छा खैर, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे जब किडनी को हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे बेटा अमोनिया की। अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक फेज है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी जो है अमोनिया की होती है, गैशियस फॉर्म में होता है। लेकिन ये एक्सटेंसिवली सॉल्युबल है वाटर में, बहुत ज़्यादा आसानी से डिजोल्व हो जाता है, और वाटर में सॉल्युबल है, इसीलिए जब ये बॉडी में बनता है तो बॉडी के फ्लूइड में आसानी से ये अब्जॉर्ब हो जाता है। तो बॉडी फ्लूइड में अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपको पता है बॉडी फ्लूइड टिश्यूज़ के साथ कॉन्टैक्ट में होती है, और जब टिश्यूज़ के साथ कॉन्टैक्ट में होगी तो उन टिश्यूज़ को क्या करेगा, नुकसान पहुँचाएगा। कैसे? भाई ये पीएच को बढ़ा देता है। सही है, पीएच को बढ़ा देता है, इसीलिए ये हमारी बॉडी चाहती है कि अमोनिया हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन में रहे। जब पीएच बढ़ जाएगा, देखो पीएच का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं। अब किसी जगह पे एंजाइम काम कर रहे हैं, वहाँ पे पीएच ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम डीनेचर होगा तो सेल की मेटाबॉलिज्म रुक जाएगी, तो नुकसान होगा ना। तो अमोनिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। टॉक्सिसिटी अमोनिया की कम हो जाती है अगर आप उसको पानी में डिजोल्व करोगे, तो वाटर में डिजोल्व करने से, क्योंकि जितना डाइल्यूट करोगे टॉक्सिसिटी उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अमोनिया जो है वो केमिकली अल्कलाइन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और क्रोसिव होता है। सही है। और इसी के साथ साथ यूरिया के मुकाबले में अमोनिया जो है 1 लाख गुना ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और वो एनिमल जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उसको कहते हैं अमोनोटैलिक एनिमल। सही है भाई। अच्छा देखो, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि अमोनिया की सॉल्युबिलिटी के हिसाब से अमोनिया सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, यूरिया की सॉल्युबिलिटी उससे कम है, और यूरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, और सेम रेशियो उसमें टॉक्सिसिटी में भी है। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, उससे कम यूरिया और उससे कम यूरिक एसिड, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि भाई अमोनिया की टॉक्सिसिटी कम करने के लिए कितने डाइल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं यूरिया की। देखो यूरिया जो है वो आपकी बॉडी में प्रोटीन की ब्रेकडाउन से फॉर्म होता है। प्रोटीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो वैसे तो अमोनिया बनता है, लेकिन हमारा लिवर जो है उस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के एक साइक्लिक रिएक्शन जिसको यूरिया साइकिल कहते हैं उसके जरिए से यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। सही है, या ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं, उसके जरिए से यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब याद रखना, यूरिया को हम कार्बामाइड भी बोलते हैं। सही है, कार्बामाइड भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे एक सवाल आ गया, एक क्वेश्चन आ गया आपके पास कि भाई आपके पास जो क्या कहते हैं, द मेन कंपोनेंट ऑफ द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज दैट। आपको पता है यूरिया होता है। सही है, और लेकिन उसमें ऑप्शंस में मौजूद था अमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बामाइड एंड नन ऑफ देम। अब जिसको नहीं पता कार्बामाइड के बारे में वो क्या लगा देगा, नन ऑफ देम लगा देगा। उसको पता है यूरिया सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यूरिया का ऑप्शन नहीं है। वो कार्बामाइड का उसको नहीं पता था, वो क्या लगा देगा, नन ऑफ देम में लगा देगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बेटा, सिनोनिम्स को याद रखना जरूरी होता है। अच्छा, यूरिया जो होता है वो न्यूट्रल होता है बेटा। अच्छा याद रखना बेटा, यूरिया जो है वो न्यूट्रल है। अच्छा, एक और चीज़ है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने वाले एनिमल को यूरियोटैलिक कहते हैं। और यूरिया जो है एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट तो है, लेकिन साथ साथ ये क्या करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। वाटर और आयन की रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है कि भाई किडनी में जो यूरिन बन रहा है उसमें से वाटर को जब रीअब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है तो यूरिया उसकी फैसिलिटेशन करवाता है। कैसे बेटा, यूरिया ऑब्वियसली सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा देगा। मिसाल के तौर पर बेटा मैंने एक ले लिया बीकर, अब इस बीकर में लगा दिया मैंने बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सही है, अब ये साइड कहा मैंने, ये ए है ये बी है। सही है, अब यहाँ पे आई वांट के भाई दोनों में मैंने डाल दिया फ्रेश वाटर। अब आई वांट के भाई ये बी से वाटर मूव करके ए में आ जाए, तो मैंने क्या किया, इसके लिए ए में थोड़ा सा यूरिया ऐड कर दिया। यूरिया ऐड करने से ए का सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया, एंड सॉल्यूट पोटेंशियल इज कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर, तो ऑटोमेटिकली बी से वाटर ए में आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से यूरिया भी जो है किडनी से वाटर की और आइंस की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। सही है भाई, यूरिया न्यूट्रल इन नेचर होता है बेटा। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अमोनिया जो है वो अल्कलाइन नेचर है। सही, अमोनिया जो है वो क्या है, अल्कलाइन नेचर का, और यूरिया जो है न्यूट्रल नेचर का। अब एक क्वेश्चन आया बेटा, और यूरिक एसिड जो है एसिडिक नेचर का। अब एक क्वेश्चन आया बेटा, कोई ये था कि भाई एक एनिमल है, सही है,
एक एनिमल है और उसको हमने उसके एनवायरनमेंट में हमने उसका कल्चर किया और उसके एनवायरनमेंट में हमने लिटमस पेपर टेस्ट किया, ठीक है। एक एनिमल को हमने रखा, उसको कल्चर किया, वहाँ पे ग्रो करने लगा और उसके एनवायरनमेंट में जब हमने लिटमस टेस्ट किया तो वो लिटमस टेस्ट में आया कि वो ब्लू हो गया है, वो लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर ब्लू। और ब्लू कब होता है बेटा? जब बेसिक हो, जब बेस हो तो बेस में लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। सो अब जब ये चीज़ चेक की तो इससे फिर क्वेश्चन ये था कि अब बताएं उस एनिमल का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, सही है। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? अब ऑप्शन में था अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, इस तरह से। तो भाई अब आपको पता है कि भाई अमोनिया जो है वो क्या होता है? अल्कलाइन होता है। तो ऑब्वियसली उसका, क्योंकि वो लिटमस टेस्ट क्या आया था? बेस आया था। तो ऑब्वियसली अमोनिया उसका सही ऑप्शन होगा, सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है बेटा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा बन। बन क्या है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम ये टेस्ट करते हैं बेटा, बन टेस्ट करते हैं कि किसी भी बंदे की अगर किडनी को या लिवर फंक्शन को टेस्ट करना हो तो हम बन को टेस्ट करते हैं। मतलब क्या होता है भाई? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी हमारे ब्लड में कितना यूरिया होना चाहिए, हमारे ब्लड में कितना यूरिया होना चाहिए। तो जो नॉर्मल रेंज है वो 7 टू 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 100 डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml। तो 100 ml ब्लड में 7 टू 20 मिलीग्राम होना चाहिए। अब हमने किसी का बन टेस्ट किया, यानी ब्लड टेस्ट किया और ब्लड, उस ब्लड में यूरिया को टेस्ट किया तो हमने देखा कि उस बंदे का जो बन लेवल आ रहा है वो 7 से कम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई जितना यूरिया उसके ब्लड में होना चाहिए उससे कम है। तो इसका मतलब है यूरिया कौन बनाता है? लिवर बनाता है। अब लिवर इतना यूरिया बना नहीं पा रहा, इसका मतलब है प्रॉब्लम कहाँ है? लिवर में है। और इसी तरीके से अगर किसी का टेस्ट किया और उसका लेवल 20 से ऊपर आ गया तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई अब यूरिया रिमूव नहीं हो पा रहा। कौन रिमूव करता है? किडनी करती है। तो इसका मतलब है किडनी में प्रॉब्लम है, सही है भाई। अच्छा भाई, यूरिक एसिड अगला है बेटा। यूरिक एसिड जो है एन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन, यानी प्यूरिन की ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक, यानी प्यूरिन की ऑक्सीडेशन से आपका यूरिक एसिड बनता है, सही है। तो ये याद रखना है, यूरिक एसिड इज फॉर्म बाय ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। इसी तरह से ये वीक एसिड है बेटा, लेस सॉल्युबल इन वाटर है। वीक एसिड होता है वाटर में, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, तो सबसे कम होती है। और यूरिकोटैलिक कहते हैं उस एनिमल को जो मेनली यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करता है, जैसे रेप्टाइल हो गया, सही है। बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। इसी तरह से भाई यूरिक एसिड जो है वो आपके बॉडी के टिश्यू में स्टोर हो सकता है, हार्म नहीं करेगा। अमोनिया स्टोर नहीं हो सकता, वो कोरोसिव होता है। यूरिया भी स्टोर नहीं कर सकते आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूरिया आपके प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, ठीक है। यूरिया प्रोटीन के डीनेचर कर देता है, लेकिन यूरिक एसिड स्टोर हो सकता है, वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। इसी तरह से एसिडिटी प्रोडक्ट जो होता है, जो जिसमें यूरिक एसिड होता है, तो उसके अंदर पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो एसिडिटी प्रोडक्ट पेस्ट लाइक होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड बनता है प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से, तो जो 75% यूरिक एसिड होता है वो यूरिन के जरिए से बाहर निकलता है और 25% जो यूरिक एसिड होता है वो इंटेस्टाइन के जरिए से बाहर निकलता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि यूरिन के अंदर 75% यूरिक एसिड होता है, नहीं। जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बना है, जितना बना है उसका 75% आपके यूरिन से बाहर निकल जाता है और 25% इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है। और अगर कभी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाए तो दो बातें हो सकती है बेटा, किडनी स्टोन बन सकता है, दूसरी बात आर्थराइटिस हो सकता है, उसको हम कहते हैं आपका गाउट आर्थराइटिस, सही है भाई। अब इससे आगे पढ़ते हैं हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। अब बात करेंगे बेटा यूरिनरी सिस्टम की। देखो बेटा, यूरिनरी सिस्टम किस तरह का सिस्टम होता है? कैसा सिस्टम? दैट इन्वॉल्व्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। देखो बेटा, आपकी पूरी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उस वेस्ट मटेरियल को कौन कलेक्ट कर रहा है? ब्लड कलेक्ट कर रहा है। और फिर ब्लड जब यूरिनरी सिस्टम में आता है तो ब्लड उस वेस्ट मटेरियल, यूरिनरी सिस्टम उस वेस्ट मटेरियल को आपके ब्लड से रिमूव कर देता है। तो हम कहते हैं कि भाई ब्लड को फिल्टर कर रहा है और जो वेस्ट मटेरियल इसने रिमूव किया है उसको यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हमारी बॉडी बर्दाश्त कर सके, और फिर वो यूरिन आपकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है, ये इसका मेन पर्पज है, ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन बनाना और यूरिन को रिमूव करना। और इसी दौरान जो है ये ऑब्वियसली आपकी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि भाई यूरिन बनेगा, रिमूव होगा तो आपके ब्लड, आपकी बॉडी का फ्लड भी बैलेंस होगा, क्योंकि यूरिन के अंदर वाटर कहाँ से आता है? ब्लड से आता है। द थिंग इज, कभी डिहाइड्रेशन होगी, आप पानी नहीं पी रहे, पसीना ज्यादा आ रहा है, तो उस दौरान क्या होगा? आपके यूरिनरी सिस्टम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करेगा, ताकि यूरिन से पानी कम निकले और आपकी बॉडी में वाटर जो है वो बैलेंस रहे। और जब आप ज्यादा पानी पी लोगे, बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाएगा, तो उस वक्त क्या करेगा ये? उस वक्त फिर ये डाइल्यूट यूरिन पास करेगा, ताकि एक्सेस वाटर बॉडी से रिमूव आउट हो जाए, सही है। इसी तरह से ऑब्वियसली जब वाटर को बैलेंस करेंगे तो ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होगा, और इसके साथ साथ एसिड बेस को बैलेंस करता है, आपके ब्लड के पीएच को रेगुलेट करता है। तो ये सारे फंक्शन जो है वो आपका यूरिनरी सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट में सबसे पहले तो बेटा आपके पास पेयर ऑफ किडनी है, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी है मौजूद है, दो आपके पास किडनी मौजूद है। अब याद रखो, जो आपके पास लेफ्ट किडनी है और ये जो राइट किडनी है, ये दोनों सेम लेवल पे नहीं है बेटा। ऑब्वियसली लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है राइट साइड पे लिवर का होना, जो कि इतना बड़ा ऑर्गन है, किडनी को थोड़ा सा नीचे पुश कर देता है। अच्छा, अब होता यह है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है
एओर्टा में जो ब्लड है उसमें एओर्टा से आपके पास एक आर्टरी निकल रही है, दैट इज रीनल आर्टरी, जो आपकी किडनी में ब्लड लेके आती है। किडनी उस ब्लड को फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद वापस उस ब्लड को जो है सप्लाई कर देता है। तो रीनल वेन है जो कि उस ब्लड को लेके जाती है वापस किसमें, वेना कावा में। सही है जी, वेना कावा में जाती है ताकि वो जनरल सर्कुलेशन में वापस जा सके। एंड इसी तरीके से जो किडनी ने ब्लड को फिल्टर कर लिया तो फिर वो जो फिल्ट्रेट बना है उसको किडनी यूरिन में कन्वर्ट कर देता है ऑब्वियसली, और यूरिन को कलेक्ट करता है यहाँ पर एक डक्ट जिसका नाम है यूरिटर। सही है, ये यूरेटर किडनी से यूरिन लेके जा रहा है और इसका ये जो ब्रॉडन एरिया है दैट इज कॉल्ड पेल्विस। तो यहाँ से यूरिन कलेक्ट होता है, यूरेटर में आता है और यूरेटर में सीधा कहाँ लेके जाता है उसको, यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में कैसे लेके जाता है बेटा, इस यूरेटर में फोर्स एक्सर्ट करती है जो यूरिन को आगे पुश करती है, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस के जरिए से यूरिन को ये आगे कंडक्ट करता है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये यूरेटर की जो लेंथ होती है तकरीबन 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है, 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। सही है। एंड इसी तरह से यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक मस्कुलर बैग है या मस्कुलर सैक है जो स्मूथ मसल का बना हुआ है, अंदर इसके थिक एपिथेलियल लाइनिंग होती है। सही है भाई, जिसका काम होता है यूरिन को स्टोर करना टेम्पररी और यूरिन को बॉडी से रिमूव करना। किडनी यूरिन बनाता रहता है, वो यूरिन जो है यहाँ पे जमा होता रहता है, यहाँ का प्रेशर बढ़ता रहता है, प्रेशर आपको सेंस होता है और आप यूरिन पास करते हो। तो कम से कम जो है ये 400 ml से लेके 600 ml तक के यूरिन को स्टोर कर सकता है। और इसमें लगा हुआ होता है स्फिंक्टर बेटा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि बाहर की तरफ लगा हुआ है और इंटरनल स्फिंक्टर जो कि अंदर की तरफ लगा हुआ है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब ये स्फिंक्टर ऑब्वियसली जो डक्ट में खुल रहा है दैट इज यूरीथ्रा। सही है, यूरीथ्रा इज अनदर मस्कुलर डक्ट। अच्छा, अब याद रखना ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है इसमें आपका कंट्रोल होता है, ये वॉलेंट्री होता है जो यूरीथ्रल साइड पे होता है। और इंटरनल स्फिंक्टर जो कि अंदर की तरफ होता है ये इनवॉलेंट्री होता है, ये नॉन स्टेटेड मसल का बना होता है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता। अब यूरिन यहाँ पे जमा हो जाएगा और फिर जब आपने यूरिन पास करना होगा तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को आप रिलैक्स करते हो और यूरिन पूरा बॉडी से बाहर यानी ब्लैडर से बाहर निकल जाता है। अच्छा, अब ये जो यूरीथ्रा है ना बेटा, ये एक मस्कुलर डक्ट है, ये मेल में जो है ये यूरिन के साथ साथ सीमेंस को, जेनाइटल सेल्स को, स्पर्म्स को भी कलेक्ट करता है। सही है, तो इसकी वजह से मेल में इसको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट और मेल में इसकी लेंथ तकरीबन जो है 20 सेंटीमीटर की होती है, जबकि फीमेल में एडजस्ट कंडक्टिंग यूरिन, तो इस फीमेल में ये इसकी लेंथ जो है वो क्या होती है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर की होती है। सही है भाई, सो दैट्स ऑल अबाउट यूरिनरी सिस्टम। अब बात करते हैं किडनी की, किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अब बेटा बात करेंगे किडनी की, किडनी के पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये दो बड़ी बड़ी सी किडनीज मैंने यहाँ पे बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। एक डायग्राम मैंने बनाई है किडनी के सुपरफिशियल स्ट्रक्चर की और एक बनाई है किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब है ये किडनी है, मैंने इसको ऐसे सामने से ऐसे काटा, सामने वाला हिस्सा फेंक दिया और फिर ये वाला हिस्सा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। समझ आ गई बात? अच्छा भाई, सबसे पहली बात, किडनी होती कहाँ पे? किडनी होती है आपके लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। देखो आपकी बॉडी की ये साइड्स है ना, ये किडनी है। अब ये वाली साइड है, इसको हम कहते हैं लेटरल प्लेन। सही, हम इसको कहते हैं लेटरल। और ये बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा दिस इज कॉल्ड मीडियन प्लेन। सही है, तो किडनी होती है डोर्सो लेटरल साइड पे। डोर्सो लेटरल साइड का मतलब है बैक साइड पे और लेटरल साइड पे, दोनों साइड्स पे लेटरल। जैसे हार्ट मीडियन साइड पे मौजूद है, किडनी लेटरल साइड पे मौजूद है। पेयर है ना किडनी, सिमेट्रिकल पेयर है ये। सही है। अच्छा, ये है कहाँ पे? 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 3rd नंबर वर्टिब्रा के बीच में, यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है जिसमें 12वें नंबर पे जो थोरेसिक बोन आती है वहां से लेके 3rd नंबर पे लंबर बोन के दरमियान जो है आपकी किडनी होती है। छोटी सी किडनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की, साइज ऑफ योर फिस्ट। अच्छा भाई, किडनी के बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसने उसको कवर किया हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं रीनल फैसिया। और उस फैसिया के अंदर आपके पास एक और फैटी टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल इज अटैच विद द किडनी। सही है। अच्छा, किडनी की जो लेटरल साइड है, ये वाली साइड है, सही है, ये होती है कॉन्वेक्स। सही है, तो किडनी इज लेट्रो कॉन्वेक्स ऑर्गन। सही है, लेटरल साइड से ये है कॉन्वेक्स एंड ये वाली साइड यहाँ से कॉन्केव। सही है, यहाँ से है ये कॉन्केव। तो ये है कॉन्वेक्स और ये है यहाँ से कॉन्केव होता है, यानी मीडियल साइड से कॉन्केव है। अच्छा भाई, जब हम यहाँ पे देखेंगे ना इधर, ठीक है, इस चीज को समझना जरा अच्छे से। यहाँ पे देखेंगे कॉन्वेव यानी मीडियल साइड पे देखेंगे तो ये किडनी की जो अंदर डिप्रेशन घुसे हुए है ना, ये डिप्रेशन, इस डिप्रेशन की जो ओपनिंग होती है, इस डिप्रेशन की जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड हाइलम। इस हाइलम से ब्लड वेसल, यूरेटर, लिम्फेटिक वेसल, नर्व्स, ये सब एंटर होते हैं। ठीक है, समझ आ गई भाई, ओपनिंग है। और जब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ऐसे मैंने हाथ डाला तो ये पूरा अंदर तक की कैविटी, अंदर तक की डिप्रेशन है वो। तो ये जो डिप्रेशन अंदर जा रही है, ये जो अंदर डिप्रेशन पूरी जा रही है अंदर, दिस इज कॉल्ड रीनल साइनस। तो बेटा हाइलम इज दैट ओपनिंग। राइट, जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर का ये कैप है, इस कैप जो है ये आपका ये हाइलम। समझ आ रही है? और ये जो अंदर की पूरा पार्ट चला गया मार्कर, दिस इज साइनस। तो अंदर की जो डिप्रेशन है वो साइनस। अच्छा भाई,
अब यहाँ से ये जो आपके पास ये ब्लड वेसल एंटर हो रहा है और यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर हो रही हैं। अब ज़रा हम पढ़ते हैं कि भाई जब किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हो गया, तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में किडनी में आपको क्या-क्या चीज़ें नज़र आएँगी। सबसे पहले भाई किडनी के 2 रीजन नज़र आ जाएँगे भाई। एक आपको आउटर रीजन नज़र आएगा जिसको आप बोलते हो आउटर डार्कन, जिसको आप कहते हो कॉर्टेक्स, ठीक है? आउटर रीजन दैट इज़ द डार्कन और फिर आपको बीच का अंदर का रीजन नज़र आएगा जो कि लाइटर होता है जिसको हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। ठीक है? ये रीजन के नाम, इस पूरे रीजन को, ये हिस्से को, इस हिस्से को नहीं कह रहे, पूरे अंदर के हिस्से को हम कह रहे हैं मेड्यूला और ये बाहर के हिस्से को हम कह रहे हैं कॉर्टेक्स। ठीक है? डार्कर ये कॉर्टेक्स इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी ग्लोमेरुलाई मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस थोड़ी-सी डार्कर होती है। अच्छा भाई आपको ये दिख रहा है ये यूरेटर है। अच्छा देखो इधर मैंने यूरेटर को ऐसे पीछे दिखा दिया, इधर आगे दिखा दिया, सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है? ये यूरेटर है, यूरेटर में आपको दिखता है कि ये यूरेटर का ये पार्ट थोड़ा-सा ब्रॉडन हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फनल जैसा बन रहा है, तो जिसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। सही है? अच्छा फिर उसके बाद यू कैन सी कि यार यहाँ पे ये मेड्यूलर रीजन में थोड़े छोटे-छोटे ट्रायंगल जैसे कुछ पार्ट है, इसको हम कहते हैं रीनल पिरामिड। सही है? अच्छा अब ज़रा मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ भाई, देखो ये जो आर्टरी आ रही है दैट इज़ द रीनल आर्टरी, ठीक है? ये आर्टरी जो आ रही है ये है रीनल आर्टरी। मैं इसको ना इधर बना के एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये आ गई रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी से ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं। समझ लो ये वाली ब्रांचेस। अब ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये इन ब्रांचेस को हम कहते हैं इंटर लोबर आर्टरी, ठीक है? क्या कहते हैं? इंटर लोबर आर्टरी। और फिर उसके बाद जब ये ब्रांचेस ऊपर जा रही हैं, ये क्या होता है बीच में ऐसे पिरामिड है, ठीक है? ये ऊपर गई, ये ब्रांचेस ऊपर जा रही है और जाने के बाद ऐसे हॉरिजॉन्टल ब्रांच ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इस तरीके से, ठीक है? तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच बन रही है, देखो ये वाली जो ब्रांच है दिस इज इंटरलोबर और ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच बन रही है दिस इज कॉल्ड एर्क्यूएट आर्टरी, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एर्क्यूएट आर्टरी। और फिर उसके बाद यहाँ से और एक स्ट्रेट ब्रांच निकलती है इसके बिल्कुल 90 के एंगल पे। ये देखो छोटी छोटी ब्रांचेस यहाँ पे निकल रही हैं, ठीक है? तो ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं इन ब्रांचेस का नाम होता है इंटरलोब्यूलर आर्टरी, सही? तो ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी है, सही है? बात समझ आ गई? अच्छा अभी इसको फिलहाल इतना ही रखो, अब इस पे वापस आते हैं डायग्राम पे। देखो ये रीनल आर्टरी है और ये कौन सी आर्टरी है? ये है इंटरलोबर आर्टरी और फिर ये हॉरिजॉन्टल आर्टरी आ रही है दिस इज एर्क्यूएट आर्टरी और फिर ये जो छोटे छोटे ब्रांच निकल रहे हैं, ये जो स्ट्रेट ब्रांच निकल रहे हैं, दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड इंटरलोब्यूलर आर्टरी। और आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलाई, सही? ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस सबको मिला के बोलेंगे। बहुत सारे नेटवर्क होते हैं ग्लोमेरुलस के, तो इसमें आता है ब्लड और इसमें लगा होता है फिल्टर, सही है? क्या फिल्टर लगा हुआ होता है भाई? यहाँ पे लगा होता है नेफ्रॉन, सही है? इधर लगा हुआ है नेफ्रॉन सारे ग्लोमेरुलाई में। अब ऑब्वियसली सबको दिखाना तो पॉसिबल नहीं, तो ये आपका नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को मैं अभी अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये लगा हुआ है नेफ्रॉन, तो ये नेफ्रॉन इस ग्लोमेरुलाई में आने वाले ब्लड को कर रहा है फिल्टर, सही है? और फिर नेफ्रॉन के अंदर फर्दर कैपिलरी का नेटवर्क बनता है, लेकिन ग्लोमेरुलाई बन गया उसके बाद आपको पता है कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज के बाद ऑल्सो मैं आपको वंस अगेन बोल रहा हूँ कि इस नेफ्रॉन के साथ एक अलग नेटवर्क बनती है कैपिलरी की, जो हम अभी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अब ये ग्लोमेरुलाई के जो वेन्स का नेटवर्क बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाली वेन का नाम, इस वाली आर्टरी का नाम मैंने बताया इंटरलोब्यूलर आर्टरी। तो यहाँ पे आपके पास बन रही है इंटरलोब्यूलर वेन और जैसे ये हॉरिजॉन्टल, ये बताया ना ये हॉरिजॉन्टल आर्टरी का नाम मैंने बताया था एर्क्यूएट आर्टरी, तो ये बन रही है आपके पास एर्क्यूएट वेन, एर्क्यूएट वेन। और फिर यहाँ से इंटरलोब्यूलर वेन, सॉरी ये आपका इंटरलोबर वेन और फिर ये रीनल वेन। समझ आ रही बात? यानी ये आर्टरी आई रीनल आर्टरी, फिर ये इंटरलोबर आर्टरी, फिर ये एर्क्यूएट आर्टरी एंड देन फिर ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी, जिससे नेटवर्क बनेगी कैपिलरी की जो कि नेफ्रॉन में एंटर होगा, नेफ्रॉन ब्लड फिल्टर करेगा और फिर वो ब्लड फिल्टर होने के बाद वापस वेन के जरिए से आएगा। तो वेन कैसे होता है? यहाँ पे इंटरलोब्यूलर वेन, फिर ये एर्क्यूएट वेन, फिर ये इंटर लोबर वेन और फिर ये रीनल वेन, इस तरीके से जाके ये आपके पास ब्लड का नेटवर्क बन जाएगा, सही है?
अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पे जो है वापस आते हैं भाई। देखो ग्लोमेरुलाई पे फिल्ट्रेटिंग यूनिट लगी हुई है जिसको हम कह रहे हैं नेफ्रॉन, जो कि मिलियंस की तादाद में होती है बेटा। सही है, मिलियंस की तादाद में आपके पास किडनी में मौजूद है। इतनी होती है कि हर आपकी किडनी के सारे नेफ्रॉन को खोलो, तो सारे नेफ्रॉन को खोल के एक साथ जोड़ते जाओ तो वो 145 किलोमीटर बन जाएगी। सही है भाई, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हो आप। तो ये होता है भाई। अब ये आपके पास यहाँ पे जो रीनल पायरामिड है ना, ये 16 से 20 पायरामिड एक किडनी में मौजूद होता है, और इसमें बहुत सारे नेटवर्क जो है वो नेफ्रॉन के खुल रहे होते हैं। अब हर पायरामिड पे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और एक सिंगल डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। सही है, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब जितने भी नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद वो सारा का सारा यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक नेफ्रॉन दिखा है, बहुत सारे होते हैं पायरामिड पे। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो आपका यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट पे फ्लो कर जाता है। अब ये आपको दिख रहा है कि यहाँ यहाँ पे ये एक छोटी सी टिप है इसकी पायरामिड की, कलेक्टिंग डक्ट जिसमें खुल रहा है, दिस इज कॉल्ड पैपिला। सही है, दिस इज कॉल्ड पैपिला। एंड देन यू कैन सी कि ये आपके पास ये जो यूरेटर था, ये यूरेटर का ये ब्रॉडन पार्ट था रीनल पेल्विस, और आपको दिख रहा है कि पेल्विस का यही हिस्सा यहाँ पे जाके खुल रहा है जो इससे निकलने वाले यूरिन को कलेक्ट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड माइनर कैलेक्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड माइनर कैलेक्स। ठीक है, एंड देन यू कैन सी यहाँ पे माइनर कैलेक्स है, इधर ये माइनर कैलेक्स आ गया, ये माइनर कैलेक्स आ गया, यहाँ पे ये पार्ट यू कैन सी ये ओपन हो रहा है, ये सारा यूरिन इधर कलेक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड मेजर कैलेक्स। ठीक है, तो ये मेजर कैलेक्स है, ये मेजर कैलेक्स है, ये मेजर कैलेक्स है, वो सारा का सारा यूरिन। तो यानी आप देखो कि जो यूरिन फिल्टर हुआ नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से पैपिला से माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स से रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से सीधा आपकी यूरिनरी ब्लैडर में बात चली जाएगी। समझ आ गई बात? अच्छा भाई, फिर आपको ये दिख रहा है कि भाई ये हर पायरामिड के बीच में जो गैप है, दिस इज कॉल्ड रीनल कॉलम, दिस इज कॉल्ड रीनल कॉलम। सही है, यहाँ से ब्लड वेसल जाते हैं। आपको बताया कि भाई ये आर्टरी, रीनल आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी, arcuate artery, interlobular artery, glomeruli, and then network of capillary nephron, and then return बनेगा vein आपका, interlobular vein, arcuate vein, interlobar vein, and then renal vein। सही है भाई, आई गेस आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि किडनी ब्लड आपके ब्लड को फिल्टर कैसे करता है और दूसरे क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। नेफ्रॉन्स की आपको पता है कि भाई जब किडनी में ब्लड सप्लाई होता है तो ब्लड एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में जाता है, ग्लोमेरुलाई, तो उसके साथ एक फिल्ट्रेटिंग यूनिट लगी हुई होती है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, और वो वही जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है। अब देखो कुछ ऐसा होता है कि इफ़ यू रिमेंबर, अभी मैंने बताया कि रीनल आर्टरी से आपका बना इंटरलोबर आर्टरी से फिर एर्क्यूएट आर्टरी, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी, और फिर उससे इंटरलोब्यूलर आर्टरी के बाद जो है ये आपका आर्टरियोल निकलता है जिसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल सीधा खुल रहा है किसमें, एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी में जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलाई। ठीक है, और ग्लोमेरुलाई के बाद यहाँ पे ब्लड आया, ग्लोमेरुलाई के बाद यहाँ पे ये ब्लड आ गया दूसरे आर्टरियोल में, इफेंट आर्टरियोल। अब देखो ये बड़ी अजीब सी कैपिलरी है जो खुल भी आर्टरियोल पे रही है और टर्मिनेट भी आर्टरियोल पे रही है। यूजुअली क्या होता है, आर्टरियोल से खुलती है, वेन्यूल पे खत्म होती है, लेकिन इसकी दोनों साइड पे आर्टरियोल है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंट आर्टरियोल। इसमें अगर आप देखो एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज्यादा बड़ा है, इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर छोटा है, तो यहाँ पे ज्यादा ब्लड आ रहा है और यहाँ से कम ब्लड जा रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो याद रखना ग्लोमेरुलाई आपकी बॉडी की वो वाइट कैपिलरी है जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। सही है भाई। अच्छा, अब इसी के साथ साथ ये ग्लोमेरुलाई जो है एक कप लाइक पार्ट के अंदर इनक्लोज्ड है, इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर जो है ये दोनों को कलेक्टिवली बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलाई को मिला के हम कहते हैं रीनल कॉर्पस, रीनल कॉर्पसल, या फिर हम इसको मेल्फिजियन बॉडी कहते हैं। सही है, या फिर मेल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल का नाम देते हैं। अब जरा इसको देखो बेटा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर होता है हाई। सही है, जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई किया जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है इसका। और दूसरी चीज, इसमें पोर्स मौजूद होते हैं बेटा, इसमें पोर्स मौजूद होते हैं। इन पोर्स का, ये जो पोर्स मौजूद है ये आपके पास ग्लोमेरुलाई और बोमेंस कैप्सूल में, इनका जो डायमीटर होता है ये होता है 70 नैनोमीटर। तो ये छोटा डायमीटर है जिसकी वजह से यहाँ से जैसे ही ब्लड आता है प्रेशर हाई होता है तो यहाँ से फ्लूइड निकल के इस बोनस कैप्सूल में जमा होना शुरू हो जाता है। सही है भाई। अच्छा, और इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पे क्या होता है
आपको पता है कि ये जो है स्पोर का साइज जो है 70 नैनोमीटर है, जिसकी वजह से ब्लड ब्लड में से सारी चीज़ें निकलती हैं। आरबीसीज यानी ब्लड के सेल्स, प्लेटलेट्स, ये तमाम तर चीज़ें जो है आपका डब्ल्यूबीसीज, ये चीज़ें नहीं निकल पाती, ये चीज़ें यहाँ से रिमूव नहीं हो पाती क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। तो जिसकी वजह से ब्लड से ये बाहर निकल के यहाँ पे जमा नहीं हो पाती। और तो के बाकी सारी चीज़ें वाटर, आयंस, ऑर्गेनिक आयन, वो सब निकल निकल के यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल में जमा हो जाती है। अच्छा भाई, एक और बात, इन बोमेंस कैप्सूल की इधर ये ग्लोमेरुलाई और इन बोमेंस कैप्सूल के यहाँ पे एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं? पोडोसाइट। अब मैं आपको ये थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपका ग्लोमेरुलाई है, सही है? ये ग्लोमेरुलाई है और ये साथ में ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, सही है? अब यहाँ पे जो है ये एट दिस पॉइंट, यहाँ पे ये आपका ये बोम आपका यहाँ पे है पोडोसाइट। इस पोडोसाइट में ऐसे पोर मौजूद होता है। ये पोर मौजूद होता है जिससे इसका साइज, इसके पोर का साइज मजीद छोटा हो जाता है, ताकि जब यहाँ से फिल्टर बाहर निकले तो इस पोर का साइज इतना छोटा हो कि जिससे आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब तो निकल ही नहीं पाते ऑलरेडी, प्लस प्लाज्मा प्रोटीन भी ना निकल पाए। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सारी चीज़ें भी ब्लड से निकल के इधर ग्लोमेरुलर स्पेस पे जमा ना हो सके, सही है भाई? तो इसका ये स्पेसिफिक रोल होता है पोडोसाइट का। अच्छा भाई, उसके बाद जो भी फ़िल्टर, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी यहाँ से निकल के इस ब्लड में आ जाता है, ग्लोमेरुलाई ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। अभी हम इसको कहते हैं फ़िल्टरेट, सही है? अभी हम इसको यूरिन नहीं बोलते, अभी हम इसको बोलते हैं फ़िल्टरेट, क्योंकि इसमें बहुत सारी काम की चीज़ें भी हैं जो वापस सही हैं। अच्छा भाई, फिर ये आपका ये फ़िल्टरेट इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाता है। इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सही है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, सही है? प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहले दो कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, एक इधर और एक इधर। पहले वाला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दूसरा वाला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल का मतलब बाद वाला, सही है ना? तो दिस वन इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है बेटा? तो ये प्रॉक्सिमल। अच्छा, अब आपको पता है कि भाई ये वाला हिस्सा किडनी का, ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स होता है और नीचे वाला हिस्सा मेडुला होता है, ये ना, लाइक दिस। अगर ये किडनी है, ये आपको पता है ये पायरामिड है, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स होता है और ये अंदर वाला हिस्सा मेड्यूला होता है, सही है? अच्छा, अब एक बात याद रखना, कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, देखो, बल्कि मैं पहले आपको ये बता दूं, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इससे एक ट्यूब बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है जो कि नीचे आ रही है और एक यू टर्न ले रही है फिर वापस जा रही है, सही है? तो ये जो नीचे आने वाली ट्यूब है इसका नाम होता है आपका डिसेंडिंग लिम्ब, सही है? और ये जो ऊपर जाने वाली ट्यूब है इसका नाम होता है असेंडिंग लिम्ब, सही है? इसका नाम है असेंडिंग लिम्ब। और ये जो बीच में कर्व बन रहा है, दिस कर्व इज कॉल्ड हेयर पिन कर्व, ठीक है? और ये जो पूरा लूप बन गया असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब और हेयर पिन कर्व को मिला के, इस पूरे लूप को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले, सही है? हम क्या नाम देते हैं? लूप ऑफ हेनले। अब बेटा ये लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये नेफ्रॉन में ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और यहाँ पे लूप ऑफ हेनले का साइज में छोटा सा है जो कि मेडुला तक नहीं आ पा रहा, तो ऐसे नेफ्रॉन को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सही है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो हमारी किडनी में तकरीबन 80% 70% जो है वो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। और कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिसमें लूप ऑफ हेनले का साइज बड़ा होता है और वो आपका जो है पूरा मेडुला तक आता है। इस तरह के नेफ्रॉन को हम नाम देते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, सही है? क्या कहते हैं? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब याद रखना ये लूप ऑफ हेनले वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन एफिशिएंटली यहाँ पे होती है। अब बेटा होता क्या है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या करता है, यूरिन को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है, वाटर सारा रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या करता है, डाइल्यूट यूरिन पास करता है क्योंकि इसके अंदर एक्सेस वाटर के रीअब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं होती, सही है? अच्छा, अब देखो भाई, ये जो लूप ऑफ हेनले है ये वापस जा रहा है, दोबारा ऊपर जाके कॉन्वोल्यूट हो रहा है और बन रहा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ तक आते आते जो इसके अंदर फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर से जो रीअब्जॉर्प्शन होनी है, जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, जो कुछ भी होना हो जाता है और यहाँ तक आते आते वो यूरिन बन जाता है और ये डक्ट, जिसको हम कह रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे खुलता है, सही है? अच्छा, अभी जो ब्लड सप्लाई है जरा ये बता दूं बेटा, जैसे मैंने बताया कि एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आया, ये ग्लोमेरुलाई बन गया और फिर उसके बाद इफरेंट आर्ट्रियोल आगे लेके जाता है, तो यहाँ पे ये दोबारा कैपिलरी का नेटवर्क बनता है। इस कैपिलरी का नाम होता है पेरी टिब्यूलर कैपिलरी। तो याद रखना पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज इन दोनों
लिम्स में मौजूद होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। और जो जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होता है, जिसका लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें इन्हीं पेरिटिब्यूलर कैपिलरी से एक ब्रांच निकलती है और नेफ्रॉन के बाहर भी एक कैपिलरी का नेटवर्क बनता है और इसका नाम होता है वाजा रेक्टा। ठीक है, इसका नाम होता है वाजा रेक्टा। अब असल में ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी का काम क्या होता है, देखो भाई, ग्लोमेरुलाई का काम क्या था, जो उस पर ब्लड आया उन सबको फिल्टर कर दिया, सही है, इसमें सारा वेस्ट मटेरियल निकाल दिया। वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ काम की चीज़ें भी चली गई हैं। अब वो काम की चीज़ें में ये फिल्ट्रेट इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड से फ्लो करता हुआ यहाँ तक जाएगा। अब इससे पहले पहले ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये सारी काम की चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो एक तो इसका काम है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का, ये भी रीअब्जॉर्ब कर लेना काम की चीज़ है। दूसरी चीज़, क्योंकि किडनी को भी ब्लड सप्लाई, किडनी को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो किडनी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की जिम्मेदारी इन पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज की होती है, ग्लोमेरुलाई की नहीं है। उसकी वजह क्या है, ग्लोमेरुलाई का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होता है। जब इतना हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसमें से सिर्फ चीज़ें जो है, मेन मेन चीज़ें फिल्टर होकर निकलती हैं और फिर उसके बाद चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं। तो रीअब्जॉर्ब होते वक्त जो ऑक्सीजन वगैरह जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सेल्स को, उनकी सप्लाई है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का काम होता है। सही है बेटा, अब इसके फंक्शन को पढ़ेंगे। ये अगर स्ट्रक्चर सही से समझ आ गया तो आपको इसका फंक्शन भी प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की बात करेंगे बेटा, देखो भाई, किडनी के मल्टीपल फंक्शन है, एक मल्टीटास्किंग ऑर्गन है हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल पूरी बॉडी से जमा हो जाता है उसको ये फिल्टर करता है और यूरिन बना के बॉडी से निकालता है। अब इस दौरान ये ऑस्मोरेगुलेशन करता है, ऑस्मोरेगुलेशन करता है यानी बॉडी में वाटर को बैलेंस करता है। मिसाल के तौर पे जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, पसीना बहुत आता है और पानी भी कम पीते हो, तो उस वक्त क्या करता है, उस वक्त ये चाहता है कि वाटर जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है और पानी बंदा पी भी नहीं रहा, तो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। तो बचाने के लिए क्या करता है, यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करवाता है। जो किडनी यूरिन बना रहा होता है उसमें से वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर देता है, ब्लड में वापस भेज देता है और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करता है और कम यूरिन पास होता है। लेकिन जब बंदा ज़्यादा पानी पीता है, या जैसे ठंड का मौसम होता है, यूजुअली पानी ज़्यादा पी रहे होते हैं, पानी अगर ज़्यादा पी लें या नहीं भी पी रहे होते तो पसीना इतना नहीं आ रहा होता, तो फिर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो यूरिन से बाहर निकलता है, तो डाइल्यूट यूरिन पास होता है। तो इस तरीके से वाटर को बॉडी में बैलेंस रखते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है किडनी। इसके अलावा किडनी हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे कि एक हार्मोन है रेनिन। रेनिन इन्वॉल्व होता है रास में। रास क्या है, रास है बेटा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये क्या चीज़ है बेटा, ये जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, क्यों लो हो जाता है, पानी की कमी की वजह से, फ्लूइड वॉल्यूम के डाउन होने की वजह से। ब्लड वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो बेटा क्या करता है ये, रेनिन, किडनी रेनिन रिलीज करता है और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल, टेंसिन यानी टेंशन, जिन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। एक ऐसा प्रोटीन है, ये प्रोटीन है जो कि ब्लड में प्रेशर प्रोड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस करता है। इसको किसने बनाया, इसको लिवर ने बनाया। और ये इनएक्टिव है अभी। देखो जिन का वर्ड आ गया ना, जिन का मतलब है कि ये अभी इनएक्टिव है। जिन का वर्ड कहीं पे भी आता है इसका मतलब है ये प्रोड्यूस करेगा, ये खुद काम नहीं कर रहा, ये प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन जैसे कि हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूसर, हेलोजन सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो ये चीज़ होती है भाई। तो देखो एंजियोटेंसिनोजन है, रेनिन क्या करता है, इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द एक्टिव फॉर्म, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। और लंग्स क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये दोनों मिलकर वेलो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। वेलो कंस्ट्रक्शन होती है, ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसी के साथ साथ एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा देते हैं। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, किडनी में से जो यूरिन में सोडियम आयन निकल रहा था, उस सोडियम आयन को वापस ब्लड में रीअब्सॉर्ब करवा देता है। अब जब सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब होगा ब्लड में, तो ब्लड में आने के बाद सोडियम क्या करेगा, ब्लड के सॉल्यूट पोटेंशियल को बढ़ा देगा। सॉल्यूट पोटेंशियल इज द कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर। तो ऑटोमेटिकली ये वाटर की रीअब्सॉर्प्शन भी होगी। वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी, ब्लड का फ्लूइड लेवल बढ़ेगा, यानी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द रास सिस्टम। सही है। अच्छा, एंड इसी तरीके से बेटा ये विटामिन एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है। एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रो यानी जो है ब्लड सेल्स, आरबीसी खास तौर पे, पोइटिन यानी पोइसिस यानी प्रोडक्शन, आरबीसी की प्रोडक्शन कराता है। ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि भाई आरबीसी की प्रोडक्शन करनी है, ब्लड बनाना, ब्लड सेल्स बनाना। इसी तरह से ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म रिलीज करता है। अब विटामिन डी क्या करता है बेटा, जो भी आप खाने में कैल्शियम खाते हो, जो भी आपके इंटेस्टाइन में कैल्शियम आया है, वो अगर वो या तो वो स्टूल से बाहर निकल जाएगा, सही है, यानी एक्चुअली इजेस्ट आउट हो जाएगा, या तो वो ब्लड में जाएगा। अगर विटामिन डी है तो वो ब्लड में जाएगा, और अगर विटामिन डी नहीं है तो वो स्टूल से बाहर निकल जाएगा। अगर ब्लड में जाएगा कैल्शियम, तभी वो फिर बोन्स में जा पाएगा। तो इसीलिए बेटा ये विटामिन डी रिलीज करता है ताकि भाई आपका जो कैल्शियम है वो इंटेस्ट, जो भी आपने खाया वो इंटेस्टाइन से ब्लड में जाए, ब्लड से बोन्स में जाए। पीएच एडजस्टमेंट करता है बेटा, ये पीएच को भी एडजस्ट करता है। जैसे ये हाइड्रोजन आयन को जो है ना, जो रीनल टिब्यूल होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, वहाँ से ब्लड में ब्लड से हाइड्रोजन आयन निकालता है ताकि वो फिल्ट्रेट में यूरिन से जा सके।
और यूरिन में से बाइकार्बोनेट आयन को दोबारा ब्लड में लेके आता है, ताकि जो है वो एज अ बफर काम कर सके। तो ये एक्सचेंज करता है, तो इस तरीके से जो है ये पीएच की एडजस्टमेंट भी कर रहा होता है। अब ज़रा देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए से जो आपकी किडनी है वो ब्लड को फ़िल्टर करती है। बेटा देखो, मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा है, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। इसके जो है ना 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। 3 स्टेप्स में क्या है, पहला स्टेप है आपका फ़िल्ट्रेशन, दूसरा है अल्ट्रा दूसरा है ट्यूब्यूलर रीअब्ज़ॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सही है, इसमें यूरिन तैयार हो जाता है और फिर यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन एडजस्ट होती है काउंटर करंट एक्सचेंज के जरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे बेटा किडनी का मैकेनिज्म कैसा होता है, किस तरीके से किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि भाई 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है कि जब ब्लड नेफ्रॉन में जाता है, तो नेफ्रॉन में जाके सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो ब्लड आया था जिसमें वेस्ट मटेरियल था, अब ब्लड से कुछ फ्लूइड निकला, अब 2 हिस्सों में बढ़ गई चीज़ें। एक चला गया रीनल ट्यूब के अंदर, यानी नेफ्रॉन के अंदर, जिसको हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं, और बाकी का मास ब्लड कैपिलरीज में। अगला स्टेप होगा फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ काम की चीज़ें भी रीनल ट्यूब के अंदर चली गई हैं, तो वो वापस लाना है, तो रीअब्जॉर्प्शन होगी, जिसको हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फिल्टर नहीं हो पाई थी, तो वो चीज़ ब्लड से ट्यूब में जाएंगी, तो जिसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। इन सब के बाद यूरिन बन जाएगा। अब इसके बाद एक स्टेप होगा, जो वो है यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना। अब यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होती है काउंटर करंट एक्सचेंज की वजह से। तो ये 4 चीज़ें हमने पढ़ ली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा फिल्ट्रेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे फिल्टर करना, यानी अगर बेटा अगर आप एक किसी बीकर में जो है सैंड डाल दो, सैंड डालने के बाद उसको अच्छे से एजिटेट करो, तो सैंड के पार्टिकल पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब आप उसको जो है किसी भी फिल्टर पेपर में पास करोगे, तो पानी अलग हो जाएगा और सैंड अलग हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से ये सेपरेट होगा, फिल्टर होगा। लेकिन अगर आप उसी पानी में सॉल्ट डिजोल्व कर दो, अब आप उसको फिल्टर पेपर से पास करते रहो, वो सॉल्ट सेपरेट नहीं होगा, आपको उसका कोई ना कोई दूसरा मेथड अडेप्ट करना पड़ेगा सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए। तो इसी तरीके से बेटा जब मॉलिक्यूलर लेवल पे फिल्ट्रेशन या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फिल्ट्रेशन होती है, तो सॉल्ट क्योंकि डिसॉल्व हो गया था और सैंड क्योंकि मिक्स हुआ था, डिसॉल्व नहीं हुआ था, सस्पेंड हो गया था, तो उसकी फिल्ट्रेशन आसान थी। तो बेटा मॉलिक्यूलर लेवल पे फिल्ट्रेशन करने को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि बेटा ब्लड में वेस्ट मटेरियल डिसॉल्व फॉर्म में होता है, उसको पूरा फिल्टर करना पड़ता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ग्लोमेरुलाई में जो उसका हाई ब्लड प्रेशर होता है, ग्लोमेरुलाई में जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो एफरेंट आर्टरियोल है, ये एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज़्यादा है, और ये जो इफरेंट आर्टरियोल है इसका डायमीटर कम है, तो यहाँ से ब्लड ज़्यादा आ रहा है और यहाँ से ब्लड कम निकल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाता है। अच्छा, याद रखना बेटा, आपके पास यहाँ पे जब ब्लड आता है तो हाई प्रेशर ग्लोमेरुलाई में मेंटेन होता है। उस हाई प्रेशर की वजह से इस ब्लड में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। इस ब्लड में, ये जो ब्लड है ग्लोमेरुलाई के अंदर, इसमें 2 तरह की चीज़ें होंगी बेटा। एक होगा फिल्टरेबल। फिल्ट्रेबल का मतलब ये है कि ये चीज़ वो ब्लड, क्योंकि बेटा आपको पता है इसकी वॉल जो है वो पोरस है, बहुत सारे सुराख है हाई प्रेशर की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पे एक पाइप है, उसमें बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है, मैंने यहाँ पे 2-3 सुराख कर दिए, तो जब वो पानी यहाँ तक पहुँचेगा तो इस होल में से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से ग्लोमेरुलाई में जब प्रेशर हाई डेवलप होता है तो होल में से चीज़ें निकलना शुरू हो जाती है, तो 2 चीज़ निकल के इस रीनल ट्यूब्यूल में जाना शुरू हो जाएगी। अब आपको पता है इन वो ये पोर्स जो है वो बहुत छोटे-छोटे, और प्लस यहाँ पे पोडोसाइट्स भी मौजूद है, जो कि बहुत सारी चीज़ों को रोक देता है फ़िल्टर होने से। तो ये बहुत सारी चीज़ें निकल के यहाँ बोमन्स कैप्सूल में जमा हो जाएँगी। तो उस उन वो तमाम तर चीज़ें जो ब्लड से निकल के बोमन कैप्सूल में जमा हो जाती है, वो चीज़ें होती है फ़िल्टरेबल कंपोनेंट ऑफ ब्लड। फ़िल्टरेबल कंपोनेंट ऑफ ब्लड में आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें ग्लूकोज़, विटामिन, अमाइनो एसिड, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और यूरिया भी आ जाता है, और वेस्ट मटीरियल सब आ जाता है, इनऑर्गेनिक आयन्स हैं, ये सब आ जाता है, वाटर है, ये सब आ जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन फ़िल्टरेबल होती हैं। नॉन फ़िल्टरेबल चीज़ें, जो चीज़ स्पोर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो ब्लड में ही रह जाती है, ब्लड कैपिलरी में रह जाती है, जिसमें ब्लड के सेल्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। सही है, ये चीज़ें नॉन फ़िल्टरेबल है, जो चीज़ फ़िल्टर नहीं हो सकती। अच्छा भाई, तो बेटा एक जो है ना एक रेट से ब्लड जो है फ़िल्टर हो रहा है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं जीएफआर, यानी ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट। सही है? अब ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट जो होता है वो 125 ml पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में जो ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन होती है वो 125 ml ब्लड की होती है। तो अगर इसको पूरे दिन में काउंट करेंगे, यानी आप सिंपल 1 मिनट में मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, एंड जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो, तो वो तकरीबन जो है ये कुछ 1,80,000 समथिंग बनेगा। तो यानी है 180 लीटर ब्लड जो है 180 लीटर फिल्ट्रेशन होती है पर डे। सही है, ये फिल्ट्रेट होती है, तो ये फिल्ट्रेशन रेट होती है ब्लड की। अच्छा भाई, अब एक चीज़ है बेटा, इस फिल्ट्रेशन में याद रखना, इतना सारा ब्लड फिल्टर हो रहा है, लेकिन यूरिन जो बनता है वो यूरिन आपका सिर्फ 2.5 लीटर है। देखिए 2.5 लीटर है, क्यों?
क्योंकि बेटा ये जो 125 ml फिल्टर हो रहा है ना, इसमें से 124 ml वापस ब्लड में चला जाता है और 1 ml जो है वो सिर्फ फिल्ट्रेट में रह जाता है। इसी तरह से करते करते पूरे दिन भर में 1.5 से 2.5 लीटर यूरिन बनता है आपकी बॉडी। ये डिपेंड करता है आपने पानी कितना पिया, आपको पसीना कितना है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। एक नॉर्मल कंडीशन के ऊपर ये सिचुएशन होती है। अच्छा जी, अगला स्टेप होता है कि अब इतनी सारी चीज़ें जो है यहाँ से फिल्टर हो गई, जिसमें ब्लड के काम की चीज़ें भी थी और वेस्ट मटेरियल भी था, उसको वापस जो है क्या करना है, उसको वापस ब्लड में लेकर आना है। तो अगला प्रोसेस होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है बेटा नेक्स्ट। अब ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसको हम टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। यानी अब यहाँ से चीज़ें वापस आ गई, अब क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले है, सही है। तो ये ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ से, और फिर आपको पता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो यहाँ से चीज़ें जो है वापस ब्लड में लेके आनी है। तो बेटा सिलेक्टिव सिलेक्टिव इसलिए कह रहे हैं बेटा, ये सिलेक्टिव होता है क्योंकि इसमें से वेस्ट मटेरियल वापस ब्लड में नहीं आ पाता। सिर्फ एसेंशियल चीज़ें जैसे कि आयन हो गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आइंस हो गए और ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गया, वो सारी चीज़ें वापस ब्लड में आती हैं, तो इसको सिलेक्टिव कहते हैं। और इसमें जो है बेटा सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है कि ये है रीनल टिब्यूल, चाहे वो ये अंदर की है पीसीटी या डीसीटी कोई सा भी पार्ट, ये रीनल टिब्यूल है। और फिर उसके बाद ये ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरीज है। अब इसके अंदर से चीज़ें वापस ब्लड में आएंगी, सही है। तो बेटा उसको क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा, आपको पता है कि इसका जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्रॉस करेगा, इसमें एपिथेलियल, और इन दोनों के बीच में दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करेगा। और फिर ये कैपिलरी के एंडोथेलियल टिश्यू है, इसको क्रॉस करेगा। यानी वो यहाँ से इधर आएगा, फिर इधर आएगा और फिर अंदर यहाँ पे ब्लड में आ जाएगा। इस तरीके से क्रॉस करता हुआ वो यहाँ पे आएगा, रीअब्जॉर्ब होगा। तो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगी ना बेटा, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन चैनल्स की मदद से होगी, सही है। प्रोटीन चैनल्स की वजह से होगी, जो कि मोस्टली एनर्जी को कंज्यूम करके ये ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे। तो ये प्रोटीन चैनल हर मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफाइड होंगे। ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे, वाइटामिन की ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे, आइंस की ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे, वेस्ट मटेरियल के लिए कोई चैनल नहीं है, इसीलिए ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, सही है भाई। अच्छा, अब बेटा ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ये मोस्टली प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, पीसीटी में होता है, जिसमें से तकरीबन 100% एब्जॉर्प्शन हो जाती है ग्लूकोज की, वाइटामिन की, अमाइनो एसिड्स की, सही है ना, एक्सेट्रा। इन चीज़ों की 100, क्योंकि बेटा आपकी यूरिन में ग्लूकोज नहीं आना चाहिए, यूरिन में वाइटामिन या अमाइनो एसिड्स नहीं आने चाहिए, वरना ये डिफरेंट, जैसे अगर ग्लूकोज आ गया यूरिन में तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा है और वो आप ग्लूकोज आपकी बॉडी के टिश्यूज अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, इसीलिए ब्लड यूरिन से निकाल रहा है वापस, तो इसका मतलब है उस बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटस है, सही है। तो ये चीज़ें होती है। अब इसी तरीके से बेटा आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन के, ग्लूकोज वाइटामिन अमाइनो एसिड की रीअब्जॉर्प्शन के अलावा आपके पास कुछ आइंस होते हैं जिसकी रीअब्जॉर्प्शन, जैसे कि सोडियम आइन है, पोटासियम है, क्लोराइड है, ये सारे आइंस हैं। इनकी रीअब्जॉर्प्शन 50% तक रीअब्जॉर्प्शन इसकी हो जाती है, 50 to 60% हो जाती है, डिपेंड करता है अगेन सॉल्यूट कंसनट्रेशन पे बॉडी के। और इसके अलावा मैग्नीशियम आइन है, सही है, मैग्नीशियम आइन है, फॉस्फेट है, सही। ये सारा तमाम तर चीज़ें हैं जो कि रीअब्जॉर्ब, कैल्शियम आइन है, इन सब की रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है। और फिर वाटर है, बुक में लिखा है 67% वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन, आई रिपीट के ये सारी कॉन्सेंट्रेशन, ये तो फिक्स है कि भाई ग्लूकोज अमाइनो एसिड की 100% रीअब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। इन आइंस का जरूरी नहीं है, 50 to 60 कम कम या ज़्यादा हो सकता है, और वाटर का भी। तो ये चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर इसी तरीके से जब बात क्या कहते हैं डीसीटी पे पहुंचती है, तो डीसीटी पे बेटा कुछ रीअब्जॉर्प्शन होती है, कुछ आयन एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से फिर यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन डिटर्मिन होती है। और फिर ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ना बेटा, ये लूप ऑफ हेनले जो होता है इसके अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। याद रखना बेटा, लूप ऑफ हेनले पे डिपेंड करता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। अब लूप ऑफ हेनले की डिफरेंट लेंथ होती है बेटा, खैर अभी हम पढ़ेंगे उसको काउंटर करंट एक्सचेंज के अंदर। तो फिलहाल इस तरीके से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब एक और प्रोसेस होता है। अच्छा, ये जो सिक्रीशन है बेटा, ये सिक्रीशन ट्यूब से ब्लड में जा रहा है, यानी यहाँ पे जो मूवमेंट है वो ट्यूब से ब्लड में हो रहा है, सही है। तो अब एक और चीज होती है बेटा, अगला प्रोसेस होता है टिब्यूलर सिक्रीशन। टिब्यूलर सिक्रीशन ना सिर्फ हर चीज फिल्ट्रेशन के बाद हर चीज ट्यूब से वापस ब्लड में नहीं आती, बल्कि कुछ चीजें ब्लड से वापस टिब्यूल में जाती है, तो इसको हम कहते हैं टिब्यूलर सिक्रीशन। अब इसमें बेटा कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन से अपने आप को बचा लेते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, क्रिएटिनिन होता है,
सही है, ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कुछ पोटासियम आयन होते हैं, सही है। ये चीज़ें होती हैं, सोडियम आयन होते हैं, ये कुछ आयन्स वगैरह होते हैं जो चीज़ें अपने आप को फ़िल्ट्रेशन से बचा लेती हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो अब इसको क्या करता है, ब्लड जो है ज़बरदस्ती ट्यूब में भेजता है, ज़बरदस्ती का मतलब एनर्जी लगा के ट्यूब में वापस भेजता है ताकि ये यूरिन का हिस्सा बन सके। तो इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, सही है बेटा। तो अब ज़्यादातर 80% से ज़्यादा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाती है, सही है। केराटिन वगैरह से ड्रग वगैरह ये चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन डीसीटी में भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन होती है। डीसीटी में यूजुअली जो रीअब्जॉर्प्शन होती है बेटा वो पोटासियम आयन की होती है कि भाई पोटासियम आयन ट्यूब में जाता है तो यहाँ से सोडियम आयन निकल के जो है ना वापस ब्लड में जाता है। और इसके अलावा अमोनियम आयन जो है वो निकल के जो है वो कहाँ जाता है, आपके टिब्यूल में जाता है, जिससे ये होता है कि पीएच एडजस्टमेंट हो जाती है। तो डीसीटी इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएच एडजस्टमेंट, ठीक है। एंड इन सारी चीज़ों के बाद आपका जो है यूरिन जो है वो तैयार हो चुका होता है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है आपका काउंटर करंट एक्सचेंज, उसको पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सही है। अब जो हम बात करेंगे वो है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज असल में उसका मकसद ये होता है कि भाई किडनी या जो यूरिन है उसका उसको ऐसा एडजस्ट कर सके, उसमें वाटर की रेगुलेशन की जा सके। तो हमारा टॉपिक है काउंटर करंट एक्सचेंज, ठीक है ना बेटा। देखो काउंटर करंट का मतलब होता है, काउंटर करंट का मतलब होता है ऑपोजिट फ्लो, सही है। काउंटर करंट का मतलब होता है ऑपोजिट फ्लो। अब देखो इसको अच्छे से समझना। अब देखो दो चीजों में होती है, एक आपका ये खास तौर पे रिलेटेड है लूप ऑफ हेनले से, ठीक है। लूप ऑफ हेनले के साथ साथ जो ब्लड कैपिलरी यहाँ से ट्रेवल कर रही है, इस पेरिटिब्यूलर कैपिलरी का नाम होता है वाजा रेक्टा। तो बेटा कुछ चीजें ब्लड की वजह से एक्सचेंज होती है, ब्लड से सिक्रीशन, ब्लड से रिलीज होगी और ब्लड में अब्जॉर्ब होगी, और कुछ चीजें इस टिब्यूल की वजह से एक्सचेंज होगी। तो बेटा काउंटर करंट एक्सचेंज में दो चीजें आ जाती हैं बेटा, एक आ जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले की वजह से होता है, जिसमें एक्सचेंज जो है। देखो अच्छा एक चीज यहाँ से समझो कि ये आपका टिब्यूल है, ये ल्यूमेन है, सही है। और फिर ये बीच में जो है ना, ये बीच में मेड्यूला है, बीच में क्या है, मेड्यूला है। और फिर उसके बाद ये ब्लड कैपिलरी है, दैट इज वाजा रेक्टा। तो एक चीज देखो बेटा यहाँ पे कॉमन है, ल्यूमेन से इसके ल्यूमेन से कुछ भी निकलेगी वो चीज डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाएगी बल्कि इस मेड्यूला में आएगी, मेड्यूला की बेसमेंट मेम्ब्रेन में आएगी, मेड्यूला की वॉल के पास है। और ब्लड से भी कोई चीज निकलेगी तो वो मेड्यूला के बीच में आएगी। तो इसका मतलब है एक काउंटर करंट एक्सचेंज होता है वो लूप ऑफ हेनले और मेड्यूला के बीच में हो रहा है, तो वो है आपका काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और एक काउंटर करंट एक्सचेंज होता है जो ब्लड और इस मेड्यूला के बीच में होता है, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। सिर्फ आपकी किताब में लिखा हुआ है, बल्कि इसका नाम काउंटर करंट वाजा रेक्टा भी होता है, सही हो गया। अब जरा समझते हैं कि ये है क्या बेटा। देखो भाई जो आपका लूप ऑफ हेनले है ना, इस लूप ऑफ हेनले में ये वाला जो लिम्ब है ये है आपका जो है डिसेंडिंग लिम्ब। सो जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, सही है। और जो असेंडिंग लिम्ब है वो सॉल्यूट के लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, सही है। अच्छा जी, अब क्या होता है बेटा, अब ये ध्यान में रखना कि यहाँ से इसमें ये पीसीटी से कनेक्ट है। अब पीसीटी से जो यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर वाटर बहुत सारा है, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद पीसीटी से गुजरता हुआ फ्लड जब फिल्ट्रेट जब यहाँ पे आएगा तो इसके अंदर पानी बहुत सारा होगा। तो वाटर जो है बाहर निकलेगा, वाटर की सिक्रीशन बाहर होगी, तो वाटर इधर मेड्यूला में जमा हो जाएगा, सही है। अच्छा अब जरा इस बात को ध्यान से समझो, वाटर अगर इधर जमा होता रहेगा मेड्यूला में, ठीक है, वाटर अगर, क्योंकि यहाँ से तो कंटिन्यूटी के साथ फ्लूइड आता जा रहा है ना, वाटर अगर मेड्यूला में जमा होता रहेगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि वाटर के बहुत ज्यादा जमा हो जाने की वजह से, वाटर के बहुत ज्यादा जमा हो जाने की वजह से बाहर वाटर की क्वांटिटी और इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी बराबर, और दोनों हो जाएगा आइसोटोनिक, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। तो उसके बाद क्योंकि बेटा मेडुला में बहुत सारा पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से अब जब यहाँ से फ्लूइड आएगा तो उससे वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, और वो बिना वाटर के रीअब्सॉर्ब हुए हुए वो आगे जाएगा और यूरिन पे यूरिन यूरिन पे यूरिन रिलीज होता जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या होता है बेटा, इस चीज से बचने के लिए वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पे याद रखना बेटा एक चीज, एक टर्म है वाटर पोटेंशियल और एक टर्म है सॉल्यूट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल कहते हैं हम, वाटर पोटेंशियल कहते हैं कैपेबिलिटी टू लूज वाटर।
जब बेटा वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वाटर लूज किया जाता है। मिसाल के तौर पे बेटा एक यू शेप का फ्लास्क ले लिया मैंने, अब इधर मैंने प्योर वाटर भर दिया, इसको कह दिया बी, इधर मैंने प्योर वाटर भर दिया, इसको कह दिया ए। अब दोनों तरफ वाटर की क्वांटिटी बराबर है, लेकिन मैंने क्या किया, ए में कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया। सॉल्यूट ऐड करने से क्या हुआ, इसका सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया। तो ऐड सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई कम। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल में कमी आ जाती है। तो क्या हुआ, इसका वाटर पोटेंशियल तो अभी उतना ही है, तो ये हो गया हाई वाटर पोटेंशियल, ये हो गया लो वाटर पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल है। तो वाटर पोटेंशियल इज कैपेबिलिटी टू लूज वाटर, तो ऑटोमेटिकली बी से वाटर मूव करके ए में जाएगा। ठीक है, और क्योंकि बेटा इसका सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा हुआ है, तो ये सॉल्यूट पोटेंशियल इज कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर, तो ऑटोमेटिकली ये वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ आ रही है बात? तो बेटा जब वाटर यहाँ से रीअब्सॉर्ब, यहाँ से जो पीसीटी से जो वाटर आ रहा है लूप ऑफ हेनले में, यहाँ से जो वाटर रीअब्सॉर्ब होकर मेड्यूला में जा रहा है, तो मेड्यूला का वाटर पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो वाटर पोटेंशियल अगर बढ़ता रहेगा तो दोनों का वाटर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो मूवमेंट रुक जाएगी, दोनों आइसोटोनिक हो जाएंगे। तो इस चीज से बचाने के लिए क्या होता है बेटा, इस चीज से बचाने के लिए यहाँ से जो आपके क्या कहते हैं असेंडिंग लिम्ब से जो सोडियम आयन पोटासियम आयन, यहाँ पे एक को ट्रांसपोर्टर होता है, कहाँ पे, इस असेंडिंग लिम्ब में, जो सोडियम आयन पोटासियम आयन को बाहर निकालता है और दो क्लोराइड आयन को निकालता है। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटासियम आयन जो यहाँ पे जमा होता है, वो ब्लड में अब्सॉर्ब होने की जगह मेड्यूला में ही रह जाता है। यहाँ से जो अब्सॉर्ब हो रहा है वो ब्लड में जाने की जगह मेड्यूला में ही रह जाता है। तो जिसकी वजह से अगर ये भले यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब कर रहा है, तो ये वाटर की रीअब्सॉर्ब होने की वजह से वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है, और ये सॉल्यूट के यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होने की वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। मोर ओवर इस चीज को और मजीद बढ़ाने के लिए, इस चीज को और मजीद एनहांस करने के लिए यूरिया भी यहाँ पे जो है वो इधर जमा हो जाता है, इससे यूरिया भी निकल के आता है और यहाँ पे जमा हो जाता है मेड्यूला में, जिसकी वजह से जो है अच्छा खासा सॉल्यूट मेड्यूला के में जमा हो जाता है। तो भले यहाँ से वाटर जो है रीअब्सॉर्ब होता रहे मेड्यूला में और वाटर पोटेंशियल मेड्यूला का बढ़ाता रहे, लेकिन ये सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूट पोटेंशियल भी बढ़ा देते हैं और वाटर पोटेंशियल को कर देते हैं बैलेंस, जिसकी वजह से मजीद जो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो वाटर मेड्यूला का वाटर पोटेंशियल और इस लूप ऑफ हेनले का वाटर पोटेंशियल बराबर हो सके। तो जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। सही है भाई, ये बात समझ आ गई? अच्छा बेटा, अब जो दूसरा होता है वो होता है काउंटर करंट वाजा रेक्टा। काउंटर करंट वाजा रेक्टा भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ भाई, ये देखो, ये आपका आ गया क्या कहते हैं लूप ऑफ हेनले, एंड देन ये आ गया आपकी पेरिटिकुलर कैपिलरी, जिसको हम वाजा रेक्टा बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे तो अच्छा खासा सॉल्यूट जमा हो गया है, तो सॉल्यूट जमा होने की वजह से ये वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, कहाँ से, डिसेंडिंग लिम्ब से। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, ब्लड भी तो है, तो ये ब्लड से भी वाटर खींचना शुरू कर देता है, ब्लड से भी वाटर खींचना शुरू कर देता है, और ब्लड में ये सॉल्यूट अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ब्लड में सॉल्यूट, अब अगर ब्लड सारा सॉल्यूट लेके चला जाएगा तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर का, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे जमा ही इसलिए हुआ है ताकि वो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवा सके। तो ब्लड जब घूम के यहाँ पे आता है, तो एट दिस रीजन यहाँ पे तो सॉल्यूट इतना नहीं है ना, ये तो डिसेंडिंग लिम्ब की कहानी थी। असेंडिंग लिम्ब में ब्लड क्या करता है, ब्लड रिलीज कर देता है जो सॉल्यूट इसने यहाँ पे अब्सॉर्ब किया, वो सॉल्यूट यहाँ पे रिलीज कर देता है और फिर वो सॉल्यूट घूम के इधर आ जाता है। ठीक है, और ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है ब्लड, और इस तरह से ब्लड हो जाता है डाइल्यूट और ब्लड आगे फिर निकल जाता है। तो इस तरीके से जो है ना ये आपका कहलाता है काउंटर करंट वाजा रहता है। समझ आ गई भाई? और इस पूरे प्रोसेस में आपका एक हार्मोन हेल्प करता है एल्डोस्टेरॉन, जो कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की रीअब्सॉर्प्शन वगैरह में हेल्प कर रहा होता है, और दूसरा होता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। आई डू होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स। अच्छा जी, अब बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स में बस हमने पढ़ना है किडनी स्टोन, और किडनी स्टोन कैसे हो रहा है, क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने बात करनी है सिलेबस के हिसाब से कि आउटलाइन दी कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर। अच्छा जी, किडनी स्टोन क्या होता है? किडनी स्टोन, द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग किडनी स्टोन इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियासिस, यानी जो बीमारी होती है किडनी स्टोन की उसको हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। अच्छा, अब याद रखना किडनी के अंदर डिसॉल्व्ड मटेरियल्स जा रहे होते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, ये सारी चीजें शामिल है। ये सारी चीजें किडनी में जा रही होती है, यूरिन में होता है। अब बेटा दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये आइंस की क्वांटिटी बढ़ जाए जरूरत से ज्यादा, या तो जो वाटर है वो कम हो जाए। दोनों सूरतों में इन आइंस की प्रिसिपिटेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि भाई सॉल्वेंट कम हो जाए या सॉल्यूट जरूरत से ज्यादा हो जाए तो प्रिसिपिटेशन बनना शुरू हो जाती है। अब होता क्या है, ये आयन जब अगर जरूरत से ज्यादा होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तो हाइपर कैल्सियूरिया, यूरिन में कैल्शियम का ज्यादा हो जाना, या हाइपर ऑक्सिलूरिया, ऑक्सिलेट का यूरिन में ज्यादा हो जाना, तो ये चीजें अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये किडनी में ऐसे प्रिसिपिटेट करने लग जाती हैं, और प्रिसिपिटेट होने की वजह से ये जमा होते होता है एक्यूमुलेशन के बाद ये स्टोन बना देती है।
तो बेटा क्या बताया, अगर ये आयन ज़्यादा हो जाए या फिर वाटर कम हो जाए, डिहाइड्रेशन है, मतलब पानी नहीं पी रहा सही से, ये सारी चीज़ें होती तो जिसकी वजह से प्रिसिपिटेशन होगी और क्या हो जाएगा, ये स्टोन बन जाएगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस। और समटाइम उसकी वजह से किडनी में इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, तो जिसको हम कहते हैं लीथोनेफ्राइटिस। लीथो का मतलब होता है स्टोन, नेफ्राइटिस का मतलब होता है किडनी में इन्फ्लेमेशन। अच्छा, अभी अब इस स्टोन्स में ज़्यादातर जो है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन होता है। 80% स्टोन मोस्टली जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड के स्टोन्स भी बन जाते हैं जो 5 to 10% होते हैं। अच्छा, ये चीज़ें बढ़ती कैसे हैं? अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड, अगर गोश्त बहुत खाते हो बहुत ज़्यादा, तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टोमेटोज़ वगैरह खाने से ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है होती है। अगर आप बहुत कम पानी पीते हो, पानी नहीं पी रहे, दिन में 1 ही गिलास पानी पी रहे हो, 2 गिलास पी रहे हो, तो उसकी वजह से ये चीज़ें बन जाती हैं। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, अगर किसी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जिसकी वजह से ये स्टोन बनता है, जिसको हम स्ट्रोवाइट स्टोन भी कहते हैं, जो कि 10% होता है यूजुअली। उसके बाद आपका सिस्टीन स्टोन होता है, जो कि यूजुअली बच्चों में होता है, चाइल्डहुड में होता है। सही। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है बेटा? एक ट्रीटमेंट तो ये है कि ये यूजुअली अपने आप ही खत्म हो जाता है। कि छोटा मोटा स्टोन होता है, हम ऐसे मेडिसिन देते हैं, पानी ज़्यादा पीने का कहते हैं, तो वो खुद ही डिजॉल्व होकर यूरिन से निकल जाता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, तो हम करते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम जो है किडनी स्टोन को तोड़ते हैं। तो दो तरीके होता है, एक होता है ESWL। ESWL का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। सही है। तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में हम क्या करते हैं, कोई बॉडी को काटना पीटना नहीं है कहीं से, हम यूरिन को हम जो है स्टोन को एनालाइज करते हैं, किधर एस्टिमेशन लगाते हैं, और शॉक वेव हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव के जरिए से बाहर से उसको तोड़ते हैं, और फिर वही स्टोन जो है वो यूरिन के साथ निकल जाता है। सही है। लेकिन ये तब करते हैं बेटा जब हमें अंदाजा हो कि यार ये स्टोन इतना बड़ा है कि भाई ये आपका कहीं पे अगर हमने इसको तोड़ दिया तो ये कहीं पे फंसेगा नहीं और ये आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें खतरा होता है कि भाई ये स्टोन ऐसे टूटेगा नहीं, या ये अगर निकला तो इसका कोई बड़ा टुकड़ा किसी यूरेटर वगैरह में फंस सकता है, तो हम जाते हैं PCNL की तरफ। PCNL होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। सही है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम बंदे को क्या कहते हैं, बेहोश करते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं। सही है। और फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद एक ट्यूब अंदर डालते हैं, और ट्यूब अंदर डालने के बाद हम क्या करते हैं, जब हमें उसमें कैमरा लगा हुआ होता है, नेफ्रोस्कोपी करते हैं। ठीक, उसमें कैमरा लगा होता है और कैमरे से हम देख रहे होते हैं, और जैसे ही हमें स्टोन मिलता है उस स्टोन को वेव्स के जरिए से क्रश कर देते हैं, और फिर हमारे पास होता है नेफ्रोस्कोप ग्रास्पर, उसके जरिए से उसको पकड़ के खींच के निकाल लेते हैं। यानी हम बाहर से ही हमने ट्यूब अंदर डाली, स्टोन को तोड़ा और ग्रास्पर से इसको खींच के बाहर निकाल लिया। अगर स्टोन बहुत सारे हैं और ऐसे हैं कि भाई इन दोनों में से कोई टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर हम जाते हैं लैप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी। सही है। पाइलोलिथोटोमी का मतलब है किडनी में से स्टोन को तोड़ देना, तोड़ के निकाल लेना। यानी हम क्या करते हैं, हम काटते हैं, किडनी को ओपन करते हैं और उस स्टोन को मैनुअली निकालते हैं, और फिर सर्जरी करके स्टिचेस लगा देते हैं। तो भाई ये चीज़ें होती है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में बंदे को बहुत ज़्यादा बैक रीजन में, किडनी रीजन में पेन होता है, यूरिन पास करते हुए पेन होता है, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स में आता है। फिर आता है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर इज ESRD। ESRD का मतलब होता है एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर। यानी किसी बंदे की किडनी 80 to 90 85% तक फेल हो जाए, काम करना छोड़ दे, तो हम कहते हैं कि भाई अभी इसकी किडनी जो है फेल हो गई है, अभी किसी काम की नहीं रही है, यानी अब किडनी जो है वो ब्लड फिल्टर करने के काबिल नहीं। तो अब या तो किडनी रिप्लेस करेंगे, या तो भाई हम मैनुअली जो है आर्टिफिशियली जो है उसके ब्लड को फिल्टर करेंगे डायलिसिस के जरिए से। तो बेटा अब किडनी फेलियर, जब जिस बंदे में किडनी फेलियर होगी वो दो रीजंस की वजह से होती है। एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट का मतलब कहीं पे भी आता है, इसका मतलब होता है सडन ऑनसेट, अचानक हो जाएगी। कैसे? ब्लड लॉस की वजह से, किसी एक्सीडेंटल या किसी भी चीज़ की वजह से ब्लड लॉस हुआ, उस वजह से, या हार्ट अटैक की वजह से, लिवर फेलियर की वजह से। सही है ना, ये सारी चीज़ें किडनी को अफेक्ट करती हैं। बहुत कोई शरीर, किसी की कोई एलर्जी हो गई जिसकी वजह से, सडन डिहाइड्रेशन की वजह से, स्टोन यानी डायरिया वगैरह हो गया, या वॉमिट हो गया बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा पसीना आ गया समटाइम बहुत गर्मी की वजह से, उसकी वजह से फेल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। हीट स्ट्रोक हो गया किसी को बहुत सीवियर वाला, तो हो सकता है चांस है कि किडनी फेल हो जाए। इसके अलावा फिर क्रॉनिक है बेटा, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव होता है, ये अचानक नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता करके होता है, थोड़ा थोड़ा करके होता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट में चांसेस होता है, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनमें चांसेस होते हैं। हाइपरग्लाइसीमिक पेशेंट यानी जिनको डायबिटीज़ होता है उनमें चांसेस होता है। जिनका हाइपरलिपिडीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल जिनका होता है, बढ़ा रहता है, अक्सर बढ़ा रहता है, उनमें चांसेस होते हैं। सही है। स्टोन की वजह से हो सकता है, किसी इन्फ्लेमेशन, इस सारी चीज़ों की वजह से आपका ये क्रॉनिक फेलियर हो सकता है। अब इस दौरान क्या होगा बेटा, क्योंकि ब्लड में वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा बन गया, तो क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, और बॉडी को लगता है कि भाई ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो ब्रीथलेसनेस फील करता है वो बंदा। इसी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई जब नहीं जाती ब्रेन तक और वेस्ट मटेरियल बढ़ा हुआ रहता है, तो जिसकी वजह से फिर जो है वो बंदा अनकॉन्शियस भी हो सकता है। और इसी तरह से अगर नमूनिया ज़्यादा बढ़ जाता है तो अनकॉन्शियस हो सकता है, कोमा में जा सकता है। यूरिया का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, ये चीज़ें बढ़ जाती है तो प्रोटीन डीनेचर करना शुरू कर देता है,
और फिर उसके बाद जब ऑब्वियसली फ्लूइड जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फ्लूइड, क्योंकि यूरिक किडनी तो काम कर नहीं रहा, फ्लूइड यूरिन से निकल नहीं पड़ा और ऑस्मोरेगुलेशन हो नहीं पा रही, तो अब वो फ्लूइड कहाँ जाएगा, तो वो फ्लूइड बॉडी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, हाथ पैर सूज जाते हैं। और उसके अलावा भी वो फ्लूइड जो होता है वो फिर वॉमिट के ज़रिए से जो आप बंदा इनटेक कर रहा है या फिर डायरिया के ज़रिए से रिमूव होता है। तो ये सारे सिम्पटम जो है वो किडनी फेलियर में आ रहे होते हैं। अब इसका हल क्या है भाई? हल ये है कि भाई ट्रांसप्लांट कराया जाए। अब ट्रांसप्लांट कराते हुए 2 चीज़ें देखते हैं बेटा, एक ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप देखते हैं कि भाई मैच करना चाहिए जो डोनर, और दूसरा एचएलए ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन यानी एमएचसी देखते हैं। अब एमएचसी क्या है, इम्यूनिटी वाली वीडियो में जाके देख लो। तो हाँ, एमएचसी देखते हैं, मैच करते हैं, अगर दोनों का मैच कर रहा है तो ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। हाँ, डोनर भी एग्री होना चाहिए। ऐसा होता है कि कभी-कभार किसी की किडनी मैच कर जाती है, सब मैच कर जाता है, लेकिन डोनर ही एग्री नहीं है। तो ये भी चीज़ें होती है भाई। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और फिर उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। पुरानी किडनी निकाली नहीं जाती बेटा, वरना उससे और मज़ीद लॉस होगा और मज़ीद मसला होगा, तो उसको किसी नई लोकेशन पे इम्प्लांट कर दिया जाता है। हाँ, अगर पुरानी किडनी में कोई इन्फेक्शन है, कोई ऐसी कंडीशन है तो निकाल दी जाती है। और वरना फिर डायलिसिस होती है बेटा। डायलिसिस 2 किस्म की होती है, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हीमोडायलिसिस में हम फिस्टुला लगाते हैं, चाहे शोल्डर पे लगा लें, हाथ पे लगा लें, पैर पे लगा लें। ब्लड निकालते हैं, वो ब्लड आ रहा होता है हमारे पास डायलिसिस मशीन में। डायलिसिस मशीन में हमने लगाया होता है डायलिसिस फ्लूइड, जो वेस्ट मटेरियल अब्ज़ॉर्ब करता है और फिर वो ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है। उसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, हल्का सा चीरा लगा के वो डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनिया में डालते हैं, वो वेस्ट मटेरियल अब्ज़ॉर्ब करता है, फिर हम उसी डायलिसिस फ्लूइड को सक करके बाहर निकाल लेते हैं। तो दीज आर सम टेक्निक। आई डू होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। सो बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू।